लिख रहा हूं मैं अंजाम, जिसका कल आगाज आएगा। मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा। मैं रहूं या ना रहूं, पर ये वादा है मेरा तुमसे कि मेरे बाद वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा। आज मैं यानी भगत सिंह आपको बताऊंगा उन अंतिम 12 घंटों के बारे में जो मैंने फांसी पर चढ़ने से पहले बिताए। आखिर उस रात मेरे साथ क्या क्या हुआ। लाहौर सेंट्रल जेल में 23 मार्च सन 1931 की शुरुआत किसी और दिन की तरह ही हुई। फर्क सिर्फ इतना था कि सुबह सुबह जोर की आंधियां चल रही थी। लेकिन जेल के कैदियों को थोड़ा अजीब सा लगा जब 4 बजे ही जेलर चरत सिंह ने उनसे आकर कहा कि वे अपनी अपनी कोठरियों में चले जाए। उन्होंने कारण नहीं बताया। उनके मुंह से केवल ये निकला कि आदेश ऊपर से है। अभी कैदी सोच ही रहे थे कि माजरा क्या है कि तभी जेल का नाई बरकत हर कमरे के सामने से फुसफुसाते हुए गुजरा कि आज राज सुखदेव, राजगुरु और मुझे अर्थात भगत सिंह को फांसी दी जाने वाली है। सभी कैदियों ने बरकत से गुहार की कि वो फांसी के बाद मुझसे जुड़ी कोई भी चीज जैसे मेरी पैंट, कंगा या मेरी घड़ी उन्हें लाकर दे, ताकि वो अपने पोते पोतियों को बता सके कि वो भी कभी मेरे साथ जेल में रहे। बरकत मेरी कोठरी में आया और वहां से मेरा पेन और कंगा लेकर चला गया। मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। मेरे उस कंगे और पेन को पाने के लिए सारे कैदियों में होड़ लग गई, पर थोड़ी ही देर में सारे कैदी चुपचाप खड़े हो गए। उनकी निगाहें उनकी कोठरी के आगे से गुजरने वाले रास्ते पर थी, क्योंकि मैं और मेरे साथी फांसी पर लटकाए जाने के लिए उसी रास्ते से गुजरने वाले थे। मैं पहले भी बहुत बार जेल आ चुका था, क्योंकि अंग्रेज सरकार मुझे पकड़ने के बहाने ढूंढती रहती। वो मुझे एक आतंकवादी समझते, वो हमें अपमानित करते और न जाने क्या क्या बोल देते। पर जेल का जेलर चरत सिंह मेरा प्रशंसक था और उससे जो बन पड़ता वो मेरे लिए करता। वो ही मेरे लिए लाहौर जेल की द्वारकादास लाइब्रेरी से किताबें निकाल कर लाता। मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। मैं अब जेल की कठिन जिंदगी का आदी हो चुका था। मेरी कोठरी नंबर 14 का फर्श पक्का नहीं था, उस पर घास उगी हुई थी। कोठरी में बस इतनी ही जगह थी कि मेरा 5 फुट 10 इंच का शरीर बमुश्किल उसमें लेट पाए। हालांकि मुझे इन चीजों से दिक्कत नहीं थी। दिक्कत बस ये थी कि मुझे और मेरे साथियों को हमेशा अलग अलग रखा जाता। जेल के अकेलेपन से अब मैंने दोस्ती कर ली। कुछ किताबों की बातें सुन लेता हूं। मुझे फांसी दिए जाने से 2 घंटे पहले मेरे वकील प्राणनाथ मेहता मुझसे मिलने आए। खैर, मैंने मुस्कुराकर मेहता का स्वागत किया और उनसे पूछा कि आप मेरी किताब लाई या नहीं। मेहता ने मुझे किताब दी तो मैं उसी समय जल्दी जल्दी उसे पढ़ने लगा, क्योंकि मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं बचा था। मेहता ने मुझसे पूछा क्या मैं देश को कोई संदेश देना चाहता हूं। मैंने किताब से अपना मुंह हटाए बगैर कहा, सिर्फ 2 संदेश, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। इसके बाद मैंने मेहता से कहा कि आप बस सुभाष चंद्र बोस जी को मेरा धन्यवाद पहुंचा देना, जिन्होंने मेरे केस में गहरी रुचि ली थी। मुझसे मिलने के बाद वकील मेहता राजगुरु से मिलने उनकी कोठरी में पहुंचे और फिर सुखदेव के पास गए। सुखदेव ने मेहता को याद दिलाया कि वो उनकी मौत के बाद जेलर से वो कैरम बोर्ड ले ले जो जेलर ने उनसे छीन लिया था। मेहता के जाने के थोड़ी देर बाद आखिरकार जेल अधिकारियों ने हम तीनों को बता दिया कि हमें वक्त से 12 घंटे पहले ही फांसी दी जाएगी। अगले दिन 6 बजे की बजाय हमें उसी शाम 7 बजे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा।
अभी मैं मेहता द्वारा दी गई किताब के कुछ पन्ने ही पढ़ पाया था। मेरे मुंह से निकला, क्या आप मुझे इस किताब का एक अध्याय भी खत्म नहीं करने देंगे? अंग्रेज अधिकारी ने मेरी बात को कोई तवज्जो नहीं दी। आज रात मां की थोड़ी याद आई तो मैंने जेल के मुस्लिम सफाई कर्मी बेबे से अनुरोध किया कि वो मेरे लिए फांसी दिए जाने से एक दिन पहले अपने घर से खाना लाए। लेकिन बेबे मेरी ये अंतिम इच्छा पूरी नहीं कर सका, क्योंकि मुझे और मेरे साथियों को 12 घंटे पहले ही फांसी देने का फैसला ले लिया गया था। थोड़ी देर बाद सुखदेव, राजगुरु और मुझे फांसी की तैयारी के लिए हमारी कोठरियों से बाहर निकाल दिया गया। मैं आज सुखदेव और राजगुरु से मिला। हम तीनों बहुत खुश थे। हमने एक दूसरे के हाथों को थामा और अपना प्रिय आजादी गीत गाया। कभी वो दिन आएगा कि जब आजाद होंगे हम और वतन हमारा, अपनी जमी होगी, अपना आसमां होगा। फिर हम तीनों का एक एक करके वजन लिया गया। हमसे कहा गया कि अपना आखिरी स्नान करें। हमने स्नान किया तो हमें काले कपड़े पहनाए गए, लेकिन हमारे चेहरे खुले रहने दिए। जेलर चरत सिंह ने मेरे कान में कहा कि परमात्मा को याद करो। मैंने जेलर से हंसते हुए कहा, भाई पूरी जिंदगी मैंने ईश्वर को याद नहीं किया। मैंने तो कई बार गरीबों के कलेश के लिए ईश्वर को कोसा भी है। दरअसल ईश्वर और मेरी थोड़ी तनातनी है। जेल के अन्य कैदियों ने दूर से आती हुई पदचाल सुनी। उनके कानों में भारी बूटों के जमीन पर पड़ने की आवाजें भी आ रही थी। साथ में एक गाना सुनाई पड़ रहा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना कि जोर कितना बाजुए कातिल में है। और इसी के साथ लाहौर जेल के सभी कैदी हमारे साथ साथ इंकलाब जिंदाबाद और हिंदुस्तान आजाद होगा के नारे लगाने लगे। उस दिन हमने पूरा लाहौर हिला दिया। फांसी का तख्ता काफी पुराना था, लेकिन फांसी देने वाला काफी तंदुरुस्त और नौजवान था। मैं सुखदेव और राजगुरु के बीच में खड़ा था और मैंने तुरंत इतनी जोर से इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया कि उसकी आवाज लाहौर सेंट्रल जेल के पास के घरों तक सुनाई दी। मेरी आवाज सुनते ही जेल के दूसरे कैदी भी नारे लगाने लगे, लेकिन तभी हम तीनों के गले में फांसी की रस्सी डाल दी गई। हमारे हाथ और पैर बांध दिए गए। तभी जल्लाद ने हमसे पूछा, सबसे पहले कौन जाएगा? सुखदेव ने सबसे पहले फांसी पर लटकने की हामी भरी। जल्लाद ने एक एक कर हम तीनों की रस्सी खींची और हमारे पैरों के नीचे लगे तख्तों को पैर मारकर हटा दिया। काफी देर तक हमारे शव तख्तों पर लटकते रहे। अभी कुछ प्राण बाकी थे। वतन की आजादी के अरमान बाकी थे, पर आजादी के इन्हीं अरमानों को लिए हम जल्द ही स्वर्ग की ओर निकल गए। पहले अंग्रेजों की योजना थी कि हम तीनों का अंतिम संस्कार जेल के अंदर ही किया जाएगा, लेकिन फिर अंग्रेजों को यह विचार त्यागना पड़ा। जब जेल अधिकारियों को यह एहसास हुआ कि जेल से धुआं उड़ते देख बाहर खड़ी भीड़ जेल पर हमला कर सकती है, इसलिए जेल की पिछली दीवार तोड़ी गई। उसी रास्ते से एक ट्रक जेल के अंदर लाया गया और उसने बहुत अपमानजनक तरीके से हमारे शवों को सामान की तरह गाड़ी में फेंक दिया। अंग्रेजों की योजना यह थी कि अंतिम संस्कार रावी नदी के तट पर किया जाएगा, लेकिन रावी नदी में पानी बहुत ही कम था, इसलिए सतलुज के किनारे शवों को जलाने का फैसला लिया गया। हमारे पार्थिव शरीर को फिरोजपुर के पास सतलुज के किनारे लाया गया। जब तक रात के 10 बज चुके थे और फिर चिताओं को अग्नि दी गई, लेकिन लोगों को इस बारे में पता चल गया। जैसे ही सैनिकों ने लोगों की भारी भीड़ अपनी ओर आते देखी, तो वो जलते शवों को वहीं छोड़कर अपने वाहनों की तरफ भागे। सारी रात गांव के लोगों ने जलते शवों पर पहरा दिया। अगले दिन दोपहर के आसपास जिला मजिस्ट्रेट के दस्तखत के साथ लाहौर के कई इलाकों में नोटिस चिपकाए गए, जिसमें बताया गया कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का सतलुज के किनारे हिंदू और सिख रिवाज से अंतिम संस्कार कर दिया गया।
इस खबर से पूरे लाहौर में क्रांति की चिंगारी उठ गई। अगले दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के सम्मान में 3 मील लंबा जुलूस लाहौर के नीला गुंबद से शुरू हुआ। किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि 16 साल बाद इन तीनों की शहादत भारत से अंग्रेज हुकूमत के अंत का कारण बनेगी और भारत की जमीन से सभी अंग्रेज सैनिक चले जाएंगे और हमारा भारत हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। कमेंट में वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद जरूर लिखें। आपका आभार, धन्यवाद। जुड़े रहिए।